अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर हमारा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें आइटम को डिस्कस ज़रूर करते हैं। अब देखना है कि आइटम बेसिकली है क्या। तो आइटम बेसिकली मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको डिवाइड किया जा सकता है, जो डिविजिबल है, डिस्ट्रक्टेबल है और ये सब एटॉमिक पार्टिकल पर मुश्तमिल है। ये एक डेफिनेशन है। लेकिन उसके अलावा भी हम आइटम को थोड़ा सा थ्रोली इस तरह देखते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूनिट के तौर पर हिस्सा लेता है, विच टेक्स पार्ट जो हिस्सा लेता है एज अ यूनिट इन एनी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूनिट के तौर पर हिस्सा लेता है, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम आइटम का नाम देंगे। अब देखें आइटम जो बेसिकली है ना, या इसको थोड़ा सा डेफिनेट कर सकते हैं, आइटम मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसको डिवाइड किया जा सकता है, डिविजिबल है, जो डिविजिबल है, प्लस डिस्ट्रक्टेबल, इसको डिस्ट्रक्ट भी करते हैं, डिस्ट्रक्टेबल पार्टिकल भी है। यानी ये मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कह सकते हैं जो डिविजिबल, इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अभी ऐसे लेजर्स आई आइटम को हम डिवाइड करते हैं, और जब ये डिवाइड होता है तो किस में कन्वर्ट होगा, ये सब पार्टिकल्स में डिस्कस होगा, सब पार्टिकल्स। ये जो सब पार्टिकल्स हैं इन्हें हम क्या कह सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिस्कस वो डिवाइड होगा, ठीक है। तो लिहाजा आइटम की डिफिनेशन क्या है, ये मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच टेक्स पार्ट एज यूनिट इन एनी केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूनिट के तौर पर हिस्सा लेता है। सपोज करें कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जैसे हम अगर डिस्कस करते हैं कि हम बात करते हैं सोडियम की, सोडियम का अगर हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो देखें वाटर मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल्स के अंदर, इसके अंदर भी जो हिस्सा लेता है, तो ये क्या देखें, सोडियम है तो सोडियम एज आइटम हिस्सा लेगा, या वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके अंदर पूरा मॉलिक्यूल हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन मॉलिक्यूल्स के आइटम्स क्या करेंगे, वो हिस्सा लेंगे, तो ये क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। तो देखें इस केमिकल रिएक्शन में सोडियम के आइटम्स ने हिस्सा लिया इस रिएक्शन के अंदर, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ जो आइटम है वो एज ए यूनिट है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन में आइटम एज ए यूनिट के तौर पर हिस्सा लेता है, तो उस बेसिक यूनिट को जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उस यूनिट को बेसिकली हम क्या कहते हैं, आइटम कहते हैं। अब देखना ये कि आइटम की स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या। आमतौर पर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आइटम की, ये मॉडल्स हैं, ये मॉडल्स हैं। आइटम की रियल स्ट्रक्चर अभी तक नहीं पता किस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो मॉडल्स इस तरह का है कि जैसे फ़र्ज़ करें मैं बना रहा हूँ ये न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ठीक है, और इसके बाहर ऑर्बिट कहलाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर ये जो है ना, ये क्या कहलाता है, ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये ई ज़ाहिर करता है इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे जे थॉमसन ने, डिस्कवर किया था इसको जे जे थॉमसन ने, जे जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था कि ये आइटम का बेसिक पार्टिकल है 1970 के अंदर, ये जो थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया। इसके बाद यहाँ जो प्रोटॉन पी है, पी प्रोटॉन जो है, इस प्रोटॉन को जो डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, और ये इसकी डिस्कवरी थी 1886 में। इसी तरह जो एन है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था चेडविक ने। चेडविक ने क्या था, रेडिएक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडिएक्टिविटी है, एक रिएक्शन है जिसमें हम आर्टिफिशियल रेडिएक्टिविटी करवाते हैं एलिमेंट्स की, तो 1932 के अंदर न्यूट्रॉन्स को यानी वो डिस्कवर कर दिया गया था। अच्छा देखें, अब आइटम्स के ये तीन पार्टिकल्स हैं, तो हम बेसिकली क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके ऊपर चार्ज, नेगेटिव चार्ज हम जाहिर करते हैं, और प्रोटॉन पे हम पॉजिटिव चार्ज जाहिर करते हैं, और न्यूट्रॉन पे हम कहते हैं इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल चार्ज का होता है। तो आइटम के जो पार्टिकल्स हैं बेसिकली तीन हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, या प्रोटॉन के अलावा पॉजिट्रॉन्स भी होता है, न्यूट्रॉन्स के अलावा भी पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ कोई 51 पार्टिकल्स रिसेंटली एपिस न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर डिस्कवर हुए हैं। अगर हम डिस्कस करें आइटम के पार्ट्स के बारे में, अच्छा पार्टिकल्स तो देखो हमने तीन डिस्कस करें। अब इसमें देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन जिस रोटे सर्कल में रोटेट करता है, ये जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ये इसका ऑर्बिट है। ऑर्बिट क्या है, वो पाथ है जहाँ इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, ठीक है, द पाथ, पाथ कहते हैं रास्ते को, वायर इलेक्ट्रॉन रोटेट्स, वायर इलेक्ट्रॉन
रोटेट्स, या इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रोटेट्स करता है, रोटेट करता है, गर्दिश करता है, उस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। उसके बाद आइटम का जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, इसके ऊपर देखना है। इसके न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया इसके न्यूक्लियस को। रदरफोर्ड ने इस न्यूक्लियस को डिस्कवर किया 1911 में, 1911 ईस्वी में इसको न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रदरफोर्ड ने। तो बेसिकली आइटम के जो पार्ट्स की अगर बात करें तो पार्टिकल्स देखो हमारे पास तीन थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन जहाँ रोटेट करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या वो उसकी न्यूक्लियस। अब देखो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे चार्ज कोई भी नहीं होता, चार्ज असल में किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है। तो लिहाजा पूरे न्यूक्लियस में चार्ज किसका आएगा, फिर प्रोटॉन का आएगा। तो आइटम की जो न्यूक्लियस में इसीलिए चार्ज किसका जाहिर होता है, प्रोटॉन का जाहिर होता है। फिर यहाँ ऑर्बिट में देखें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि आइटम के न्यूक्लियस में चार्ज क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। और प्लस चार्ज की वजह ये क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता ही नहीं है, तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, तो इसलिए पूरे न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज है। तो लिहाजा देखें जितने प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इतने होते हैं, तो लिहाजा प्लस और माइनस चार्ज की वजह से आइटम क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि आइटम न्यूट्रल है। अब आइटम न्यूट्रल के पीछे वजह क्या है, वजह ये कि जितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा इतना नेगेटिव चार्ज भी होगा, यानी इतने प्रोटॉन्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स भी इतने होंगे। अब दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तो दोनों प्लस माइनस कट जाएगा, तो टोटल ओवरऑल चार्ज जो न्यूक्लियस के आइटम के ऊपर आ जाएगा वो न्यूट्रल आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो आइटम होता है, आइटम जो होता है ना, आइटम, आइटम इज न्यूट्रल, आइटम न्यूट्रल होता है। अगर आइटम न्यूट्रल से आइटम चार्ज में कन्वर्ट हो जाए, फर्ज करो आइटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल को चार्ज में कन्वर्ट करेंगे तो फिर आइटम रिएक्शन करेगा। आइटम जब तक न्यूट्रल है आइटम किसी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, और आइटम जैसे न्यूट्रल से चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है आइटम रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो ये पहला पार्ट था आइटम का सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। अब अगला डिस्कस करेंगे आइटम के पार्ट्स के ऊपर कि आइटम के पार्ट्स कितने हैं। अच्छा, अब डिस्कस करने जा रहे हैं आइटम के पार्ट्स ऑफ आइटम कि आइटम के पार्ट्स कितने हैं। देखें अगर ये आइटम बनाते हैं, यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है मौजूद है यहाँ, ठीक है। अब पार्ट्स तो आ गए, एक देखें, एक तो इसका सॉलिड पार्ट है, ये सॉलिड पार्ट है। इस सॉलिड पार्ट को हम किसका नाम देंगे, न्यूक्लियस कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। तो पहला पार्ट आइटम का क्या बना, सॉलिड पार्ट बना। सॉलिड पार्ट को हम किसका नाम देंगे, हम इसे न्यूक्लियस का नाम देंगे। इट इज़ अ सॉलिड पार्ट, ये न्यूक्लियस हमारे पास आ गया, ठीक है। दूसरा देखें, अब न्यूक्लियस से लेकर या ऑर्बिट तक ये जो बीच का रास्ता है ना, ये जो बीच का पाथ है, ये एक एम्प्टी पार्ट, इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। तो आइटम का दूसरा पार्ट हमारे पास क्या आ गया, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट आ गया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो बेसिकली आइटम के दो पार्ट्स आ गए। एक आइटम का ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट, इसे हम सॉलिड पार्ट कहेंगे। यानी असल में हम ये कहते हैं कि आइटम के अंदर भी दो हिस्से हैं, एक तो इसका मैटर वाला पार्ट है, ठीक है, और दूसरा आइटम का पार्ट है वो एनर्जी वाला पार्ट है, हिस्सा है। तो आइटम का वो जो मैटर वाला हिस्सा है ना, जिस हिस्से को मादा कहेंगे, अच्छा वो न्यूक्लियस वाला है और ये मैटर है। तो इस तरह से एक चीज़, नई चीज़ आती है कि आइटम बेसिकली क्या है, एनर्जी और मैटर की कंबाइनेशन है। तो आइटम की एक मॉडर्न डिफिनीशन आती है, इस तरह से मॉडर्न डिफिनीशन आती है आइटम की। यानी आइटम को मॉडर्न लिहाज से हम क्या कहेंगे, मॉडर्न साइंस कहती है आइटम के बारे में, जो एटॉमिक फिजिक्स कहती है, द कंबाइनेशन, द कॉम्प्लेक्स कंबाइनेशन, ये कॉम्प्लेक्स कंबाइनेशन है, द कॉम्प्लेक्स कंबाइनेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी, मैटर और एनर्जी का जो कॉम्प्लेक्स कंबाइनेशन है इस कॉल्ड आइटम, ये क्या कहलाता है, आइटम कहलाता है। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स कंबाइनेशन है मैटर एनर्जी का, क्योंकि देखें जो इसका न्यूक्लियस था वो सॉलिड पार्ट था, सॉलिड पार्ट को हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है ये वाला पूरा खाली एम्प्टी स्पेस सा लग रहा है, इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहेंगे, ये एनर्जी पार्ट है। तो अब ये मैटर और एनर्जी पार्ट आपस में कंबाइन करके एक ऐसा यूनिट बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आइटम कहते हैं।
तो आइटम इस तरह से एक नई डेफिनेशन के सामने के रूप से आइटम क्या बना। आइटम बेसिकली न तो पूरा मैटर है न पूरा एनर्जी है, ये दरअसल में मैटर और एनर्जी का कंबाइनेशन है। तो ये आइटम के पार्ट्स हो गए। अब डिस्कस करेंगे आइटम्स के शेल्स के बारे में कि आइटम्स में शेल्स कितने होते हैं। शेल्स देखें, शेल दरअसल किसे कहते हैं। अब ये देखें, ये आइटम का न्यूक्लियस है, जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस के बाहर कुछ गोल गोल पाथ होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं, या इसे हम ऑर्बिट कहते हैं। हम इसे शेल भी कह सकते हैं, ऑर्बिट भी कह सकते हैं। अब देखो, ये पहला शेल, इसको के शेल, दूसरा शेल एल शेल, ये एल शेल है, फिर एम शेल आ गया, ठीक है, के एल एम। इस तरह से आइटम के ऊपर 7 शेल्स होते हैं, या ऑर्बिट्स कितने होते हैं, 7 शेल्स। आइटम में 7 शेल्स होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। अब सवाल ये कि जो ऑर्बिट्स होते हैं इनके नाम क्या होते हैं, के से स्टार्ट, अल्फ़ाबेटिकली हम के से स्टार्ट करते हैं, यानी के एल एम एन ओ पी क्यू, ये 7 हो गए। यानी इसको अगर नंबर से जाहिर करें तो N1 पहला शेल, N2 दूसरा शेल, N3 तीसरा शेल, N4 चौथा शेल, N5 पांचवा शेल, N6 छठा शेल, N7 सातवां शेल। तो आइटम्स में बेसिकली कितने शेल्स हो गए, 7 शेल्स हो गए। इन 7 शेल्स को हम क्या कह सकते हैं, 7 ऑर्बिट्स भी कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि N1, जो N1 है उसे हम क्या कहते हैं, के शेल कहते हैं। अब देखें, जैसे कि मैंने इसे कहा कि देखें आइटम का ये न्यूक्लियस आ गया, ये इसका ऑर्बिट, इसको के शेल भी कहेंगे। के इसलिए स्टार्ट किया जाता है क्योंकि वो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन शेल्स को डिस्कवर किया था, इन कर्नल नाम था, इसलिए उसके नाम से के से स्टार्ट किया जाता है। के शेल, फिर एल शेल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू। आइटम में ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक शेल्स हो सकते हैं। हर आइटम में नहीं होते, किसी में पहला शेल है, किसी में दूसरा शेल, किसी में तीसरा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 8 तक, 7 तक। 7 के बाद जो शेल्स हैं वो नहीं है, 7 शेल ज़्यादा आइटम में एग्जिस्ट नहीं करते। के शेल जो है ना, के शेल को हम N1 भी कह सकते हैं। एल शेल है, एल शेल क्या है, दूसरा शेल है ना, जाहिर सी बात है, दूसरा शेल है, ठीक है। अब सवाल है कि इन शेल्स में जो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कैसे मालूम करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिट्स। शेल्स में या ऑर्बिट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इनके ऊपर बात करने से हम एक फार्मूला है जिसके थ्रू हम इसके ऊपर निकालते हैं 2n²। इसमें n जो है ना वो शेल है, 1 n2 n3 n4 इस तरह से। यानी n1 मतलब पहला शेल, n2 ये है, ये n1 है, ये n2 है, और ये n3 है, और ये n4, ये n5, इस तरह से ये चलता रहेगा आगे। अब हम ये निकालना चाह रहे हैं के शेल। के शेल का मतलब है पहला शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने निकालने हैं पहले शेल के अंदर। तो लिहाजा क्या होगा, देखें पहला शेल N1, फार्मूला क्या है, 2n²। n कितना हमारे पास 1 है। तो इस फार्मूले को तो निकालना चाहें तो 2n, n की जगह 1 लगाएं, 1², तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 × 1, 2 1 2। तो यानी के जो शेल था उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, के शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसी तरह दूसरी एक एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि अगले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये से हम देखना चाहते हैं दूसरे शेल में 2n², n2 मतलब दूसरा शेल, तो लगा दें 2, n की जगह लगाएं 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 2 × 4 कितना आगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि n2 का मतलब ये है, n2 का मतलब है कि एल शेल, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आगे। यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स किस में आगे, L2 में आगे। इस तरह से नंबर ऑफ शेल्स आपने निकालने हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर ऑर्बिटल्स के ऊपर, ऑर्बिटल्स पे बात करेंगे कि ऑर्बिटल्स बेसिकली क्या होता है, तो इस पे डिस्कस करते हैं। देखें, दरअसल होता ये है कि फ़र्ज़ करें मैं ये आइटम का न्यूक्लियस बना देता हूँ और ये ऑर्बिट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। इलेक्ट्रॉन की ये जो स्पीड है वो लाइट स्पीड से यहाँ रोटेट करेगा। अब देखना ये है कि इस वक्त अगर फ़र्ज़ करें हम इस इलेक्ट्रॉन को देखना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, हमें तलाश है इस इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा।
तो इस ऑर्बिट के अंदर ये जो रास्ता है, इसके अंदर कुछ ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ ये इलेक्ट्रॉन हमें मिल सकता है। यानी वो जगह जहाँ ये इलेक्ट्रॉन हमें अवेलेबल होगा, हमें मैसर होगा, हमें मिलेगा, उस जगह को हम ऑर्बिटल कहेंगे। तो ऑर्बिटल्स क्या हैं? वो जगह हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा प्रेजेंस रखता हो, यानी उनकी अवेलेबिलिटी मौजूद हो, या वो पाए जाएँ, हमें मिलें। उस जगह को हम क्या कहेंगे? ऑर्बिटल कहेंगे। तो ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने होते हैं? ये 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। अब इन ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो अलग अलग। जैसे एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास ऑर्बिटल्स में जो होते हैं वो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 10 होते हैं, और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम डिस्कस करें एस ऑर्बिटल की, तो लिहाजा ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने आ गए? 4 आ गए। तो एस ऑर्बिटल असल में क्या होता है? एस ऑर्बिटल पे बात करेंगे। एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। अब ये एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर भी कैसे होते हैं? एक यूं होता है, एक यूं। ये डायरेक्शन जाहिर करती है, ये डायरेक्शन जाहिर करेगी, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। और ये डायरेक्शन जाहिर करेगी, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब देखें, ये असल में आगे जाके कन्फिग्रेशन के लाज हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन की रोटेशन किसी भी एक शेल में, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी रोटेशन एक डायरेक्शन में नहीं होती। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो हम केमिस्ट्री में दरअसल में जो क्लॉकवाइज होता है उसको हम इस तरह जाहिर करते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज होता है हम उसे इस तरह जाहिर करते हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद हम इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स की कन्फिग्रेशन पे अगले लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप अगर इंशाल्लाह आप चाहते हैं, अगर ये हम कराची बोर्ड को लेके, इंसिन बोर्ड को लेके आपको पेपर्स की, गेस्ट पेपर्स की प्रिपरेशन करनी है, और आप चाहते हैं कि जितने भी मॉडल पेपर्स हैं उनकी प्रिपरेशंस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।